हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एथिक्स एंड इकोनॉमिक के आंसर की के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर किस यूनिवर्सिटी का है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को काफ़ी टाइम हो गया और मैंने आप सभी को बताया था कि मेरी कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था। तो अभी क्या है, ये वाला क्वेश्चन पेपर मैं स्पेशली करा रहा हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम लगा है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो रहेगा। और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, यानी कि ये क्वेश्चन पेपर किस यूनिवर्सिटी का है, अगर आपको पता है तो आप एक बार कमेंट्स कर देना यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, कि किस यूनिवर्सिटी का ये रहने वाला है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लगा है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से रहेंगे तो अपने सभी दोस्तों को सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे जिनका भी एग्ज़ाम लगा है। वीडियो में मैं कुछ टिप और ट्रिक के साथ आपके सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, यानी कि क्वेश्चन तो सारे सही रहेंगे लेकिन कुछ टिप और ट्रिक आपको बताता चलूँगा जिसकी मदद से आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता होगा तो आप उसका आंसर लगा पाएंगे। बस उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नैतिक मुद्दे जो एक इंजीनियर के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकते हैं उन्हें इस प्रकार कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वो नैतिक मुद्दे जो एक इंजीनियर के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं उसे कहते हैं, तो उसे आपका माइक्रो एथिक्स कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है नैतिक कौशल है। तो नैतिक कौशल क्या होता है, ध्यान, शांति, एकाग्रता, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जो होता है ये आपके नैतिक कौशल के अंतर्गत आते हैं। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है कि उपकार का मूल नैतिक सिद्धांत बताता है। उपकार का मूल नैतिक सिद्धांत बताता है, क्या बताता है कि हमारे सभी विचारों और कार्यों को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश किया जाना चाहिए कि दूसरों को इन विचारों और कार्यों से लाभ हो। यही आपका उपकार का मूल नैतिक सिद्धांत बताता है। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। और एक इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, जिसका लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पूरा देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर को आपको डाउनलोड करना है और खुद से वीडियो को दोबारा नहीं देखना है। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके खुद से रीड करना है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से, और उसको सॉल्व करना है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगे तो वीडियो को दोबारा देख के इसको फिर से बिना देखे पूरा पेपर सॉल्व करना है और आंसर चेक करने, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा सभी जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास आते हैं सारे टेलीग्राम पे रहते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाई भतीजावाद क्या है। भाई भतीजावाद क्या है, याद रखिएगा, मित्रों या रिश्तेदारों को काम पर रखना और पक्षतापूर्ण कार्य दिखाना होता है, ठीक है। पक्षपातपूर्ण कार्य दिखाना, डी आपका करेक्ट आंसर रहता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है दृढ़ता का क्या अर्थ है। तो दृढ़ता का अर्थ होता है सफलता प्राप्त करने में कठिनाई या देरी के बावजूद कुछ करना, इसी को आप दृढ़ता कहते हैं, ठीक है। इसी को आप क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति शास्त्र के नियमों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नियम कहा जाता है। नीति शास्त्र के नियमों को नियम ही कहा जाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के बीच पुल का निर्माण किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी में। स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर लगा देना है, ठीक है। एक बार फिर से इसको याद करना है, भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण किसने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है CSR वाक्यांश का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपसे बस कुछ नहीं कह रहा है, CSR की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बाबू, याद करेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR की फुल फॉर्म रहेगी। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि नैतिकता से हमारा क्या मतलब है। तो नैतिकता से हमारा मतलब होता है नैतिक निर्णय लेना, ठीक है। क्या होता है, नैतिक निर्णय, क्या सही है या क्या गलत है इसका निर्धारण करना, किसी पेशे को नियंत्रित करने वाले नियम या मानक बताना, ठीक है। यानी कि ये सभी आपके नैतिकता
के मतलब हो जाता है उपरोक्त सभी। डी आपका करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन में एक मेरी ट्रिक है, मैं आपको अपने हर एक वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें ए बी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका दे रखा है उपरोक्त सभी, तो उसमें 90% चांस होता है कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तुक्का मारना है, ठीक है। अगर आपको ट्रिक से काम करना है तो उपरोक्त सभी लगा देना है। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर ज़रूर लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता है ना तो उपरोक्त सभी वाला लगाना है, क्योंकि 90% यही आंसर आपका सही रहता है, ठीक है। ये मैं आपको 90% बता रहा हूँ, 100% लेके मत चलना। आप क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में हैं, आप बीए कर रहे हैं, तो आप में इतनी समझ होगी कि मैं 90% कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि ज़्यादा चांस है कि यही कोई आंसर आपका, यही ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन व्यवसाय में नैतिकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। व्यवसाय, राजनीति और निजी जीवन एक नैतिक समुदाय के हिस्से के रूप में समान नैतिकता साझा करते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से हमारा क्या तात्पर्य है। अभी मैंने आपको बताया था CSR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसको हिंदी में कहते हैं आपका कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जिसको इंग्लिश में आपको मैंने बताया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, तो जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपका। किसी संगठन की जिम्मेदारी है कि वह अपने सभी हितधारकों के प्रति अपने आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दायित्वों को पूरा करे, यही मतलब होता है CSR का। याद रखिएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्थिरता पर बहस इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। स्थिरता पर बहस इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें सभी प्रजातियां शामिल हैं। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि पंडित दीनदयाल किस भारतीय ध्येय वाक्य को मानते थे, तो राइट आंसर आपको लगाना है वसुदेव कुटुंब को मानते हैं। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि उपाध्याय के अनुसार, ठीक है, एक सेकंड, दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है, तो क्या हो जाएगा, एकात्म मानव संबंध दर्शन। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है, तो कैसा है, एकात्म मानव संबंध दर्शन हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था, तो 25 सितंबर 1916 को हुआ था। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, पंडित दीनदयाल का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इनका प्रमुख उद्देश्य था विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टिकोण प्रदान करना। सी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से एक ट्रिक और मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया है, उसमें आपके पास ऑप्शन दिए हैं 4, इसमें आपका कोई उपरोक्त सभी वाला नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इसमें भी इतना साफ नहीं है जो ट्रिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटी सी ट्रिक यहीं पे आपको समझना है। जैसे कि पहले ऑप्शन में लिख रहा है सद्भव, एक शब्द में है, दूसरे में लिख रहा है पारस्परिक सद्भव, 2 शब्द में है, तीसरे में लिख रहा है विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टिकोण प्रदान करना, 1 2 3 4 5 6, 6 शब्द यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। चौथे में है सामाजिक सेवा। तो देखो, तीसरे वाले में ज़्यादा शब्द हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन में बात कर रहा है, थोड़ा आपको गहराई से, थोड़ा आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन कर रहा है। तो एक मेरा जो अनुभव है वो यही कहता है कि जो ऑप्शन में थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ये हर एक वीडियो में बात बताता चला आता हूँ। और एक देखो ये रहता है, अच्छा जो आगे वीडियो आएगा, आगे जो क्वेश्चन आएगा ना इसी तरीके का, मैं उसमें और क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जिस ऑप्शन में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन रहेगा वो थोड़ा क्या रहेगा, सही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं सारे ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन रहे, तो उसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, या आपको आंसर पता ही होना चाहिए। लेकिन जिसमें थोड़ा थोड़ा और एक आपको अलग से नज़र आ रहा है कि थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं तो आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो चल जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोगवाद, स्पर्धवाद व वर्ग संघर्ष का आधार क्या है, तो असमान वितरण हो जाएगा।
17 का सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उपाध्याय भारी उद्योगों के खिलाफ थे क्योंकि उपाध्याय जो है भारी उद्योगों के खिलाफ क्यों थे? क्योंकि वे प्रत्येक बड़े काम के लक्ष्य के प्रतिकूल हैं, उनकी उत्पादन व प्रबंध प्रणाली जटिल है, वे पूंजी प्रधान हो जाएंगे। उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको ट्रिक में बताया है कि जहाँ पे उपरोक्त सभी रहेगा वो 90% सही ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ पे भी आपका 90% काम क्या है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का संबंध पूंजीवाद से नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है सर्वे भवन्तु सुखिन। ठीक है, ये आपका जो है पूंजीवाद सिद्धांत से संबंधित नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर है। और बाकी जो तीन हो जाएंगे पूंजीवाद सिद्धांत से संबंधित है, इन तीनों ऑप्शनों को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कृति आर्थिक जीवन को नियंत्रित नहीं करती है? तो राइट आंसर आपको लगाना है वितरण जो है आर्थिक जीवन को नियंत्रित नहीं करती है। उत्पादन, राजस्व और उपभोग, ये तीनों जो हो जाएंगी आपकी आर्थिक जीवन को नियंत्रित करती है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कांट का दावा है कि कोई कार्य नैतिक रूप से तभी अच्छा होता है जब ये नैतिक कानून के अनुरूप हो, ये नैतिक कानून के लिए किया जाता है। तो ए और बी दोनों सही है, सी आपका करेक्ट आंसर है। तीसरी ट्रिक मेरी आप यहाँ पे ये जानेंगे कि जिस भी ऑप्शन में कोई क्वेश्चन, देखो कोई क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक ऑप्शन दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया और सी ऑप्शन में कहता है कि ए और बी दोनों सही है, तो इसमें भी आपका 90% चांस रहता है कि सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 10% में ए और बी हो सकते हैं, ठीक है, 10% में ए और बी दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस रहेगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे आपकी 90% वाली ट्रिक काम की है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर आंसर नहीं पता है तो मेरे साथ 90% वाली जो ट्रिक है उसके हिसाब से आपको आंसर लगा देना है। पता है तो आपको अपना आंसर ज़रूर टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, कांट के अनुसार नैतिक नियम है, तो कांट के अनुसार नैतिक नियम कौन सा होगा? आवश्यक और सभी तर्कसंगत प्राणियों पर लागू होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से, देखो यहाँ पे भी यार एक ट्रिक मैं आपको बता ही दूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत रहेगी। देखो एक क्वेश्चन आपको दे दिया है, पहला ऑप्शन आपको दिया आवश्यक और यहाँ पे है और सभी तर्कसंगत प्राणियों पर लागू होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे आकस्मिक और केवल मनुष्य पर लागू होते हैं, यहाँ पे भी और आ गया, लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे क्योंकि ये एक ही शब्द में लिख रहे हैं, यानी कि एक ही बात है, और लगा के यहाँ पे दो बात हो गई है इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में, तो दो ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे 90% की ट्रिक के हिसाब से, क्योंकि एक ही ऑप्शन यहाँ पे यानी कि एक ही बात आपसे कही है कि सांस्कृतिक रूप से सापेक्ष ईश्वर के आदेशों पर आधारित। सी और डी में ये कह रहा है जो एक ही बात में होता है, लेकिन ए और बी में आपसे कह रहा है, देखो आप ध्यान से देखेंगे, आवश्यक और सभी तर्कसंगत प्राणियों पर लागू होते हैं, आकस्मिक और केवल मनुष्यों पर लागू होते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका हो सकता है जिसमें से आपका ए करेक्ट है। ठीक है, जिसमें से आपका ए करेक्ट है। इस तरीके से आप देखो दो ऑप्शन को काट सकते हैं, बाकी इन दोनों में से आप अगर नहीं पता है तो कुछ भी तुक्का लगा सकते हैं, या फिर जो आंसर आपको पता है तो उसके हिसाब से आप ए सही लगा सकते हैं। ठीक है, देखो जो रियल बात है मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, आपको कुछ ऐसा नहीं कि फंसाने वाला बताओ तो एग्जाम में आपकी दिक्कत हो जाए। आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपकी लाइफ का सवाल है। ठीक है, बैक नहीं लगने दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। बस आपको मेरे साथ देखो, अगर कुछ नहीं पढ़ना एग्जाम टाइम में, मेरे जितने भी वीडियो हैं, जितने भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं वो आपको ज़रूर देखना है। इस क्वेश्चन पेपर का भी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट को आपको ज़रूर देख के जाना है। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले पूरा प्लेलिस्ट ज़रूर देखना। अगला क्वेश्चन है, कांट के अनुसार एकमात्र चीज़ जो बिना किसी योग्यता से अच्छी है वो होता है, वो क्या होता है? एक अच्छी इच्छा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कोई दिक्कत लग रही हो क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर रहा हूँ और बच्चों को थोड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं पसंद होता है, उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य बस यही है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कांट का दावा है कि नैतिक कानून प्रत्येक व्यक्ति को निम्न के द्वारा दिया जाता है। तो नैतिक कानून प्रत्येक व्यक्ति को किसके द्वारा दिया जाता है? तो अपनी स्वयं इच्छा के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नैतिक कानून जो है प्रत्येक व्यक्ति को खुद की इच्छा के द्वारा दिया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कांट
उस इच्छा को संदर्भित करता है जो अपने से बाहर की चीज़ों द्वारा निर्धारित होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है विषम लगा देना है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कांट के अनुसार नैतिकता का आधार निम्न की अवधारणा है। नैतिकता का आधार निम्न की अवधारणा है, किसकी अवधारणा है? स्वतंत्रता की अवधारणा हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेंथम का दावा है कि बेंथम का दावा है कि प्राकृतिक से मानव जाति को दो संप्रभु स्वामियों के अधीन रखा है। तो किसके? दुख और सुख। ठीक है, बेंथम का दावा है कि प्रकृति ने मानव जाति को दो संप्रभु स्वामियों के अधीन रखा है। किसके बीच? दुख और सुख के बीच रखा है। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेंथम का दावा है कि उपयोगितावाद गणनाएं। ठीक है, बेंथम का दावा है कि उपयोगितावाद जो गणनाएं हैं वो आपकी प्रत्येक कार्य से पहले की जानी चाहिए। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेंथम के अनुसार दर्द और खुशी के विचार निर्धारित करते हैं। ठीक है, बेंथम के अनुसार दर्द और खुशी के विचार निर्धारित करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें? ए और बी दोनों सही है। तो राइट आंसर आपको लगाना है ए और बी दोनों सही है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेंथम के अनुसार कोई चीज़ किसी व्यक्ति के हित को बढ़ावा देती है जब वो देखो व्यक्ति के दर्द के योग को कम करती है, व्यक्ति के सुखों के योग को बढ़ाती है। ए और बी दोनों सही है। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नैतिकता और धर्मशास्त्र के बीच के संबंध के बारे में बेंथम का दावा है। तो बेंथम का दावा है हमें पहले ये जानना चाहिए कि क्या कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुरूप है, इससे पहले कि हम ये जान सकें कि ये सही है। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि बेंथम का दावा है कि सुख और उसकी निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर अधिक या कम हो सकते हैं। ठीक है, बेंथम का दावा है कि सुख और उनकी निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर अधिक या कम हो सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है तीव्रता, अवधि और निश्चित या अनिश्चितता। ठीक है, यानी कि ये सभी। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है लोकतंत्र की मूल विशेषता क्या है? लोकतंत्र की मूल विशेषता होती है समानता। सी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है किसने कहा समानता के लिए जुनून ने स्वतंत्रता की उम्मीद को व्यर्थ कर दिया? राइट आंसर आपको लगाना है लॉर्ड एक्टन ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत में समानता की अवधारणा किस प्राथमिक प्रश्नों को संबोधित करती है? राइट आंसर आपको लगाना है हमारे मतभेदों के बावजूद समान होने का क्या मतलब है? ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्लेटो ने लिखा। तो प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी है? द लॉज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लॉज जो किताब है प्लेटो ने लिखा है। और पॉलिटिक्स किताब आपको याद रखनी है, ये लिखी है अरस्तु ने। ठीक है, एरिस्टोटल ने इस किताब को लिखा है, पॉलिटिक्स को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेटो के नए संबंधित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? राइट आंसर आपको लगाना है न्याय एक सद्गुण है, आत्मा की एक शर्त है। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा न्याय के बारे में अरस्तु के दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है न्याय का अर्थ है लोगों को वह मिलना जो जिसके वे हकदार हैं। ठीक है, ये न्याय का अर्थ होता है लोगों को वह मिलना जिसके वो हकदार हैं। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राज्य एक राष्ट्रीय संस्था है, इसे बनाए रखा गया था। ठीक है, इसे बनाए रखा गया था। राइट आंसर आपको इसका लगा देना है प्लेटो। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा प्लेटो का। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है प्लेटो का मानना था कि सत्य होना चाहिए। प्लेटो का मानना था सत्य होना चाहिए, सार्वभौमिक और शाश्वत। बी ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सुकरात प्लेटो के शिक्षक थे जिन्होंने अरस्तु को पढ़ाया था। बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सुकरात जो है किसके? प्लेटो के शिक्षक थे जिन्होंने अरस्तु को पढ़ाया था। बी आपका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार हमें नैतिक जांच की शुरुआत ये बताकर करनी चाहिए। क्या बताकर करनी चाहिए? मानव जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, अरस्तु का दावा है कि मानव जीवन का कार्य है। तो मानव जीवन का कार्य है तर्क संगत गतिविधि करना। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु की न्याय की अवधारणा का वर्णन उनके किस कार्य में किया गया था? राइट आंसर आपको लगा देना है निकोंची एथिक्स। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अरस्तु की रचना नहीं है? तो अरस्तु की रचना नहीं रहेगी रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक जो है किसकी हो जाएगी? रिपब्लिक जो है आपकी प्लेटो की एक किताब हो जाएगी। ठीक है, द रिपब्लिक। बाकी ये तीनों जो हो जाएंगे अरस्तु की है। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, रॉल्स के अनुसार न्याय के सही सिद्धांत निम्नलिखित से निर्धारित होते हैं। राइट आंसर आपको लगा देना है काल्पनिक स्थिति में तर्क संगत व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला चुनाव। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रोल्स अपने सिद्धांत को इस प्रकार संदर्भित करते हैं। तो रोल्स अपने सिद्धांत को किस प्रकार संदर्भित करते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है निष्पक्षता के रूप में न्याय। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि रोल्स के अनुसार पृथ्वी भागों का प्राकृतिक विवरण है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको इसका लगाना है अन्यायपूर्ण हो जाता है, अनजस्टिस हो जाता है। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नैतिक जोखिम तब उत्पन्न होता है जब कोई शोधकर्ता क्या करता है? अनैतिक रूप से व्यवहार करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन होता है। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, तर्क संगत स्वार्थ और लालच के बीच अंतर यह है कि लालच जो होता है आपका लालच जो होता है अत्यधिक है, जबकि तर्क संगत स्वार्थ लोगों के लिए एक वैध प्रेरणा है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुकूलन प्राथमिकताओं की विशेषता नहीं है? वे हमेशा तर्कहीन और कल्याण के लिए हानिकारक होते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, अनुकूली प्राथमिकताएं समस्तग्रत हो सकती हैं क्योंकि वो जो होती हैं वे व्यक्तियों को सूचित निर्णय लेने से रोकती हैं। वे व्यक्ति के अपने सच्चे हितों और कल्याण की गलत व्याख्या कर सकती हैं। ए और बी दोनों सही है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है, हाँ, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर आप सभी को यहाँ पे इसका लगाना है कंपनी की प्रतिष्ठा और ब्रांड छवि को बढ़ाना। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे, हितधारकों के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह आमतौर पर हितधारक नहीं माना जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है प्रतिस्पर्धी। ठीक है, प्रतिस्पर्धी यानी कि कॉम्पिटिटर जो होते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार में नैतिक मुद्दे का एक उदाहरण है? एक कंपनी अपने उत्पादों को बेचने के लिए भ्रामक विपणन प्राथमिकताओं का उपयोग करती है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, असमित अगला क्वेश्चन है, असमित सूचना की मुख्य विशेषता क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है एक पक्ष के पास दूसरे की तुलना में अधिक जानकारी होती है। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नैतिक जोखिम तब होता है जब आपका एक व्यक्ति अधिक जोखिम लेता है क्योंकि वे परिणामों से सुरक्षित होते हैं। ए बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकूल चयन का संभावित समाधान है? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, प्रतिकूल चयन और नैतिक जोखिम के बीच मुख्य अंतर क्या है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है प्रतिकूल चयन लेन देन से पहले होता है जबकि नैतिक जोखिम बाद में होता है। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, असीमित जानकारी को संबोधित करने के लिए
सिगलिंग तंत्र का एक उदाहरण है। तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है वारंटी होता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, असममित सूचना वाले बाजार में निम्नलिखित में से क्या होने की सबसे अधिक संभावना है? राइट आंसर आपको लगाना है बाजार विफलता, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असीमित सूचना के कारण बाजार विफलता का एक प्रकार है? राइट आंसर आपको लगा देना है प्रतिकूल चयन, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से। और इसमें देखो ट्रिक का काम करें तो ये उपरोक्त सभी वाला हो सकता है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा रिसर्च भी किया तो मुझे सिर्फ यही एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से सी आपका करेक्ट आंसर है। अगर उपरोक्त सभी वाला ये तो एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परोपकारी CSR गतिविधि का एक उदाहरण है? राइट आंसर आपको इसका लगाना है किसी स्थानीय धर्मार्थ संगठन को दान देना, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी किस वर्ष शुरू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में शुरू की गई है, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार किसी व्यवसाय की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है शेयरधारकों के लिए अधिकतम लाभ कमाना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, सामाजिक जिम्मेदारी में शामिल है। तो सामाजिक जिम्मेदारी में शामिल हो जाएंगे उपरोक्त सभी, यानी कि ए बी सी तीनों सही हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। तीनों ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एनजीओ का मतलब क्या है? तो फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायरेक्ट इस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, और जो मैं आपसे कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपकी यूनिवर्सिटी में आएगा, वो हर एक यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन होता है, जिसको मैं आपको याद करने के लिए स्पेशल बोलता हूं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय समाज की, एक सेकंड, व्यवसाय समाज की उसकी समस्याओं से निपटने में मदद कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि समस्याओं को अवसरों में बदलना, ठीक है, समस्याओं को अवसरों में बदलना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाज में व्यावसायिक फर्म द्वारा बनाई गई मानी जाती है? राइट आंसर आपको लगाना है पर्यावरण प्रदूषण, असुरक्षित कार्यस्थल और आपका सार्वजनिक संस्थानों में भ्रष्टाचार, यानी कि ये सभी, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भलाई की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है राष्ट्रीय रक्षा, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक मुफ्त सवार वह व्यक्ति होता है, एक मुफ्त सवार वह व्यक्ति होता है बिना भुगतान किए सामाजिक भलाई से लाभ उठाता है, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, स्वार्थ और सामाजिक भलाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर आपको लगाना है स्वार्थ और सामाजिक लाभ कभी कभी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, कालीन ने स्वार्थ को निम्न के पार्य के रूप में इस्तेमाल किया। तो 73 का राइट आंसर आपको लगाना है, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक यूनिवर्सिटी का फेवरेट है, याद रखिएगा 12 अप्रैल 2005, ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मनरेगा का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन के लिए गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये हर एक यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे, सामाजिक वस्तु की मुख्य विशेषता क्या है? राइट आंसर आपको लगाना इसका उपभोग, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, यह गैर प्रतिद्वंदी है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे के लिए उपलब्धता कम नहीं होती है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक वस्तु की विशेषता नहीं है? राइट आंसर आपको इसका लगा देना है प्रतिद्वंदी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, आवंटन दक्षता को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। राइट आंसर आपको इसका लगा देना है समाज की सबसे अधिक चाही जाने वाली वस्तु और सेवाओं के लिए के मिश्रण का उत्पादन करने के लिए संसाधन का उपयोग करना, भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आवंटन दक्षता की विशेषता नहीं है? राइट आंसर आपको इसका लगाना उत्पादक लाभ को अधिकतम
कर रहे हैं। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि एक मूल प्रतिस्पर्धी बाजार में आवंटन दक्षता प्राप्त तब होती है जब, कब होती है, जब कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पेरेटो दक्षता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। राइट आंसर आपको लगाना एक ऐसी स्थिति जहाँ किसी दूसरे को बदतर बनाए बिना किसी एक व्यक्ति को बेहतर बनाना असंभव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस सिद्धांत को 80/20 नियम के रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर आपको इसका लगाना है परेटो का सिद्धांत हो जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संसाधनों के पेरेटो कुशल आवंटन में और प्रतिस्थापन की सीमांत दर परिवर्तन की सीमांत दर के बीच क्या संबंध होता है। तो MRS छोटा होता है MRT से, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो होता है वो छोटा होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी बाजार को पेरेटो दक्षता की स्थिति में माना जाता है यदि यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है किसी अन्य व्यक्ति को बदतर बनाए बिना किसी व्यक्ति को बेहतर बनाना असंभव है। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कल्याणकारी अर्थशास्त्र मुख्य रूप से निम्न से संबंधित है। राइट आंसर आपको लगाना सामाजिक कल्याण और उपयोगिता को अधिकतम करना। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है PQLI का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के आयाम होते हैं। तो ये सभी हो जाएंगे। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है GDP का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय खुशी सूचकांक का प्राथमिक फोकस क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है किसी राष्ट्र की समग्र भलाई और खुशी। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कौन सा देश आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशी को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में अपनाने के लिए जाना जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है भूटान। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय खुशी सूचकांक में मापे जाने वाले कुछ प्रमुख क्षेत्र या पहलू क्या है। राइट आंसर आपको इसका लगाना है मनोवैज्ञानिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन आदि। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है मानव विकास सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1990 में शुरू किया गया है। ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। राइट आंसर आपको लगाना है UNDP के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, सभी यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2023-24 में भारत की मानव विकास सूचकांक रैंक कितनी थी। 134वीं थी। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आयाम HDI का नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है मृत्यु दर जो है HDI की नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है HDI की गणना कैसे करेंगे। तो HDI की गणना जो करते हैं तीन सामान्यकृत सूचकांकों को ज्यामितीय माध्य द्वारा किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। राइट आंसर आपको इसका लगाना है महबूब उल हक के द्वारा किया गया है। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया। महबूब उल हक के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है सुशासन सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्मिक मंत्रालय द्वारा किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया। मानव गरीबी सूचकांक 1998 में विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया है। राइट आंसर है 2010। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये लास्ट के जो कुछ क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो इस क्वेश्चन पेपर को एक बार आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करके खुद से ज़रूर पढ़ना है। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, प्ले लिस्ट पूरा चेक कर लेना है और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। वीडियो पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर करना है। ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।